Hello students. So last class we have discussed about the reactions of haloalkanes, and today we are going to discuss about various types of reactions like nucleophilic substitution and electrophilic substitutions of haloarenes. Let us consider nucleophilic substitution reaction. So aryl halides are extremely less reactive towards nucleophilic substitution reaction due to the resonance effect. resonance effect बेटा क्या होता है ना, जो क्लोरीन या फिर ब्रोमीन का एक इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे रिंग में रिजोनेट करता है। ऐसे देखो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 1 2, ये जो नेगेटिव चार्ज है ऐसे घूमता है और डबल बॉन्ड शिफ्ट करता रहता है। 1 2 3 4 4 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिलते हैं। तो CCl bond acquires a partial double bond character due to resonance. As a result, bond cleavage in haloarenes is difficult. Bond cleavage in haloarenes is difficult. इस लाइन को अंडरलाइन कीजिए। और there are less reactive towards the nucleophilic substitution reaction. इसलिए ये लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। हाँ कि नहीं? चलो अब आगे चलते हैं। क्या हमारे पास है? डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एंड CX एटम। सो अपना जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पर अराइल रिंग में वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, वेयरएज हमारे स्ट्रेट चेन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या था ना, sp3 था हालो अल्केन्स में। तो यही डिफरेंस की वजह से हमारा क्या होता है ना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन with a greater s character is more electronegative and can hold electron pair of CX bond more tightly than sp3 hybridized carbon atom in haloalkane with less s character. Thus, CCl bond length in haloalkane is 177 picometer, while in haloarene is 169 picometer. Since it is difficult to ब्रेक ए शॉर्टर बॉन्ड देन द लॉन्गर बॉन्ड, तो आपको शॉर्टर बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट होता है देन ए लॉन्गर बॉन्ड। अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा हुआ तो बॉन्ड एनर्जी कम होगा, तो आप इजीली उसे ब्रेक कर पाओगे। हाँ कि नहीं? हमें पता है बॉन्ड लेंथ इज हेलो सर। सर हाँ बेटा। सर फिर से एक बार सर बताइएगा तो। कौन सा वाला? ये वाला सर, ओके इसी लाइन को। हाँ तो सुनिए आप, क्या होता है ना, यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2 और यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3। तो यहाँ पर अगर हम कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 और sp3 लेते हैं, आपको क्या पता है ना, sp2 में देखो s कैरेक्टर कितना है 33% और sp3 में s कैरेक्टर कितना है 25%। कैसे निकला? अगर 2s और 2p और 1s है तो 1s को कितना पार्ट मिलेगा 33% मिलेगा। यहाँ पर देखो 4 में से 1s है तो इसको 25% मिलेगा, आगे नहीं 1/4, और इधर परसेंटेज है 1/3 एस कैरेक्टर का। तो आपको पता है कि एस कैरेक्टर का परसेंटेज जितना डिक्रीज होगा अपना बॉन्ड लेंथ उतना डिक्रीज होगा। तो बॉन्ड लेंथ ऑफ CCl बॉन्ड इन हालोअल्केन इज 177 पिकोमीटर, वेरएस हालोअरीन में ये बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होके 169 पिकोमीटर हो जाता है। और आपको पता है देखो, एक एटम ए और दूसरा एटम बी अगर छोटे बॉन्ड से अट्रैक्टेड हैं तो उनको तोड़ना इजी होगा, या फिर अगर वो लंबे बॉन्ड से अट्रैक्टेड है मतलब बहुत दूर है एक दूसरे से, उनको तोड़ना इजी होगा। तो बेसिकली सर हमारा जो लॉन्गर बॉन्ड है उसे तोड़ना इजी होगा बिकॉज बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। आगे नहीं, जहां पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा वहां पर एनर्जी कम होगा, अगर एनर्जी कम होगा तो हम उसे इजीली ब्रेक कर सकते हैं। तो इसके वजह से इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक a shorter bond than longer bond. So it is difficult to break a shorter bond than longer bond. Therefore, haloarenes are less reactive than haloalkanes towards nucleophilic substitution reaction. Therefore, haloarenes are less reactive than haloalkanes towards nucleophilic substitution reaction. हाँ कि नहीं? समझ गए? अभी हम आगे चलते हैं।
इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, जो हमने फिनाइल कैटायन देखा इन केस ऑफ हालोआरीन्स, हमने जो फिनाइल कैटायन देखा वो अगर फॉर्म होता है तो वहां पर सेल्फ आयनाइजेशन नहीं होता है और ये रिजोनेंस में स्टेबलाइज नहीं होता है। सो देयरफॉर यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म होने का चांस ही नहीं है। ओके, और देखो यहाँ पर बिकॉज ऑफ पॉसिबल रिपल्सन इन likely electron rich nucleophile approach to the electron rich arene। ये जो आरीन सिस्टम है हमें पता है ये खुद इलेक्ट्रॉन रिच है। देखो यहाँ पर पाई बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, और अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, आपको पता है न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियस लविंग रूल ग्रुप, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच आपको क्या पता है, सेम चार्ज के बीच रिपल्सन होता है, तो वहां पर रिपल्सन होने का चांसेस है, तो ये जो रिएक्शन होता है वेरी डिफिकल्ट टू परफॉर्म। बट हम दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है ना, हम रिप्लेस कर सकते हैं जो अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेस कर सकते हैं क्लोरीन को। जैसे कि क्लोरोबेंजीन में अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड देते हैं इस टेम्परेचर एंड इस प्रेशर में, और उसको हम बाद में एक्वस सोल्यूशन में देते हैं, तो यहाँ पर ये फॉर्म करता है फिनॉल। ये जो कंपाउंड है ये है फिनॉल, हाँ कि नहीं, इसे पहचानते हो ना। और यहाँ पर देखो अगर पारा पोजीशन में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जैसे कि नाइट्रो ग्रुप, ओके, तो ये क्या करता है ना, हालोआरीन्स का रिएक्टिविटी इंक्रीज करता है, तो ये कम टेम्परेचर में रिएक्शन होना शुरू करता है। अगर आपका डायरेक्टली आप हालो अल्केन से रिएक्शन करवा रहे हो तो आपको हाई टेम्परेचर में करना पड़ेगा, और अगर आप एक नाइट्रोजन या फिर एक NO2 जो विड्रॉइंग ग्रुप है उसको पारा पोजीशन में देते हो, इस पोजीशन को बोलते हैं पारा, इस पोजीशन को बोलते हैं मेटा, ये सब पता है ना, इस पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो। अगर नहीं पता है तो सीखो मेरे साथ। तो अगर आप यहाँ पर पारा पोजीशन में एक नाइट्रो ग्रुप लगाते हो तो क्या होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करने लगता है, और ये रिएक्शन हमें लोअर टेम्परेचर में परफॉर्म होने को मिलता है। अगर वैसे ही आप 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हो तो ये रिएक्शन और भी लो टेम्परेचर में परफॉर्म होता है, जैसे कि 368 केल्विन में, हाँ कि नहीं। तो इस रिएक्शन का यही बेसिक चीज है। और आपको पता है कि जो हलो अल्किन हलो अरीन से ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो अगर 3 नाइट्रो ग्रुप लगा दिए तो यहाँ पर सिंपली आप वार्म वाटर से भी रिएक्शन करवा दोगे तो यहाँ पर अल्कोहल लग जाएगा। देखो यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, हाँ कि नहीं। और इसको क्या बोलते हैं 1 3, ओके ओके, वेरी नाइस। तो यहाँ पर आपको एक प्रपोज्ड मैकेनिज्म दिया गया है कैसे ये रिएक्शन होता है। द इफेक्ट, आपको एक प्रपोज्ड मैकेनिज्म दिया गया है कैसे ये रिएक्शन होता है। तो पहला स्टेप में क्या होता है, जो ये न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर अटैक करता है और ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर शिफ्ट कर जाता है। देखो भाई मेरे साथ, तो यहाँ पर क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज बनता है और यहाँ पर ये दोनों ऐसे कार्बन में लग जाते हैं 2 बॉन्ड बना के। फिर ये जो नेगेटिव चार्ज क्या होता है ना, पूरा घूमता है अपने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, ऐसे 3 स्टेप में घूम के यहाँ तक आता है, और ये हो गया स्लो स्टेप, ये हो गया स्लो स्टेप, बिकॉज ये इतने सारे इंटरमीडिएट फॉर्म्स को देकर आता है। फिर फास्टेस्ट स्टेप क्या है ना, जो Cl माइनस है एक गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके यहाँ से भाग जाएगा, और कौन बचेगा, सिर्फ सिर्फ OH ग्रुप बचेगा, तो Cl माइनस यहाँ से निकल गया। सिमिलरली यहाँ पर देखो और एक स्लो स्टेप क्या है, अगर ऑर्थो पोजीशन में रहा तो ऐसे बनेगा हमारा, वही सेम रिएक्शन, वही अपना सेम नेगेटिव चार्ज पूरा रिंग में घूमेगा। ओके, रिजोनेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में रिजोनेंस नहीं देखा है तो और एक बार हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं, तो वहां पर जाके देख लेना भाई, ओके, मिस मत करना। तो यहाँ पर देखो अगर मेटा पोजीशन में NO2 ग्रुप रहा तो मेटा पोजीशन में हम कैसे रिएक्शन कराएंगे, वही सेम स्लो प्रोसेस, यहाँ पर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए, और यहाँ पर फर्स्ट प्रोसेस में क्या होगा ना, जो लिविंग ग्रुप है Cl माइनस वो यहाँ से भाग जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके। तो यहाँ पर एनसीईआरटी में हमें क्यों पूछा गया है, कैन यू थिंक दैट द NO2 ग्रुप शोज इट्स इफेक्ट ओनली एट ऑर्थो पैरा पोजीशन एंड नॉट एट मेटा पोजीशन, क्यों ये बात बोला गया है। तो आज सोन यहाँ पर आप ये थोड़ा थ्योरी को थोड़ा पढ़िए, बोरिंग हो रहा है क्लास ना, थोड़ा थ्योरी को पढ़िए। क्या ना, द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो एंड para position withdraws the electron density from the benzene ring, thus facilitates the attack of nucleophilic haloarenes, and the carbanion thus
परफॉर्म्ड इज स्टेबलाइज्ड थ्रू रिजोनेंस। जो कार्बन आयन फॉर्म होता है वो रिजोनेंस से स्टेबलाइज होता है। कार्बन आयन मतलब कार्बन के ऊपर कहीं पर नेगेटिव चार्ज होगा, हाँ कि नहीं। तो दस द नेगेटिव चार्ज अपीयर एट ऑर्थो एंड पारा पोजिशन। हमें ये पता है कि जो कार्बन आयन की वजह से नेगेटिव चार्ज अपना ऑर्थो और पारा पोजिशन में अपीयर करता है, ना कि मेटा पोजिशन में, ना कि मेटा पोजिशन में। सो halogen substituent is stabilized by NO2 group, while in case of meta position none of the resonating structure bear negative charge on carbon atom bearing NO2 group. Therefore the presence of NO2 group at meta position does not stabilize. इसीलिए हमने सारे रिजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ पर देखे। कोई भी कार्बन एटम जो मेटा पोजीशन में है, अपना कार्बन है मेटा कार्बन पे, मैं ऊपर थोड़ा ले जाता हूँ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे, यहाँ पर आप थोड़ा देखिए, ये जो मेटा पोजीशन के कार्बन पे हम जब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज नहीं आता, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज नहीं आता कहीं पर मेटा पोजीशन के कार्बन में। देखो नेगेटिव चार्ज कहीं आ रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा है। बट ऑर्थोपारा में नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ऑर्थोपारा में नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इसलिए जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वहीं पर अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रखेंगे, EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रखेंगे, जो कि है हमारा NO2, तो ये हमें क्या देगा ना, एक गुड रिजल्ट देगा। ये हमें क्या देगा ना, गुड रिजल्ट देगा अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, हाँ, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स का, अपने रिजल्टेंट का। ओके, अब कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ चलते हैं। तो आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर बहुत गड़बड़ लगा बिकॉज वो वेरी डिफिकल्ट है, बट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमें पता है यहाँ पर हो रहा है। बिकॉज जो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, E+, और ये जो E+ होता है इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप होता है। बिकॉज ये खुद पॉजिटिव चार्ज में है तो ये दूसरे के इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्यार जताता है, या फिर दूसरों के इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये अपना मोह दिखाता है और उसको अटैक करता है। कैसे अटैक करता है, क्या करता है, अभी देखेंगे। ये चार आप पहले हालोबेंजीन के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लो। ये X की जगह हम ले सकते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, हम चारों को ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर आपने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लिया तो आपको क्या पता चला ना, जो नेगेटिव चार्ज है वो कौन कौन से पोजीशन पे देके घूम रहा है, ये कौन कौन से पोजीशन देके घूम रहा है ना, एक बार ऑर्थो पोजीशन में, उसके बाद नेक्स्ट में पैरा पोजीशन में, उसके बाद फिर ऑर्थो पोजीशन में। और जो मेटा पोजीशन है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज नहीं आता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज नहीं आता है। तो जो अपना अटैक कहाँ कहाँ हो सकता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन होगा वहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर हमारा पॉसिबल अटैक कर सकता है, आइदर सर इस ऑर्थो में करेगा, या फिर इस पारा में करेगा, या फिर इस आखिरी वाले पारा में ऑर्थो में करेगा। तो यहाँ पर मेटा पोजीशन में अटैक नहीं होता, यहाँ पर मेटा पोजीशन में अटैक नहीं होता रिजोनेंस की वजह से। और रिजोनेंस स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कहीं पर भी मेटा पोजीशन में नेगेटिव चार्ज नहीं आता है, तो अपना क्लोरोबेंजीन जो है ऑर्थो पारा प्रोडक्ट देता है। और हमेशा देखिए ऑर्थो प्रोडक्ट, सॉरी पारा प्रोडक्ट हमें मेजर मिलता है। ये देखो ऑपोजिट साइड में है पारा प्रोडक्ट, ये है हालोजिनेशन, और यहाँ पर डाइक्लोरो, ये जो ऑर्थो प्रोडक्ट है ये हमें मिलेगा माइनर प्रोडक्ट। देखो नाइट्रेशन क्या है ना, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अगर आप ट्रीट करवाते हो तो यहाँ पर भी ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट आएंगे। और आपको पता है हमेशा मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट हमेशा के लिए पारा होगा। जब तक कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन नहीं दिया गया है तो आपको पारा प्रोडक्ट को मेजर प्रोडक्ट लिखना है, हमेशा पैरा प्रोडक्ट को मेजर प्रोडक्ट लिखना है, और ऑर्थो प्रोडक्ट को माइनर प्रोडक्ट लिखना है। सिमिलरली सल्फोनेशन क्या होता है भाई, सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, SO3H, और यहाँ पर नाइट्रेशन में कौन होता है, NO2+, आगे नहीं। तो यहाँ पर देखो SO3H कहाँ लगता है, यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन में भी लग सकता है और पारा पोजीशन में भी लग सकता है। और आपको पता है कि सर पारा वाला जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा के लिए मेजर होगा अगर हमें कोई ऐसे ड्रास्टिक स्पेसिफिक कंडीशन नहीं दिया गया है तो। ओके, तो और कुछ रिएक्शन देखिए अभी, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन दो तरह के होते हैं, आपको पता है, फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडेल क्राफ्ट आसाइलेशन। देखो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। अल्काइलेशन का मतलब हमारे रिंग में एक अल्काइल ग्रुप लगेगा, इसको बोलते हैं हम फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। Whereas फ्रीडेल क्राफ्ट आसाइलेशन मतलब हमारे रिंग में एक असाइल ग्रुप लगेगा। असाइल ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड O CH3। ओके, ये ग्रुप को हम बोलते हैं असाइल ग्रुप। तो इसको लिख लो, इस ग्रुप को हम बोलते हैं असाइल ग्रुप।
और ये आसाइलेशन रिएक्शन में क्या होता है ना, ऑर्थो और पैरा पोजीशन में आसाइल ग्रुप लग जाता है, इसको हम बोलते हैं 4 क्लोरोएसिटोफिनोन। ये है मेजर प्रोडक्ट, हमेशा के लिए मैंने बोला है पैरा प्रोडक्ट मेजर होगा। और यहाँ पर माइनर प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है ना, ऑर्थो एसिटोफिनोन, ऑर्थो कोरो एसिटोफिनोन। सिमिलरली अल्काइल ग्रुप अगर आप लगाने जाते हो तो यहाँ पर आपने CH3Cl लिया और इसको अनहाइड्रस AlCl3, फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन के रिएजेंट को याद रखो, अनहाइड्रस AlCl3, अनहाइड्रस AlCl3। ओके, तो यहाँ पर देखो ये एक ये बनाया ऑर्थो प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट। और आपको बताया फिर से क्या, पैरा प्रोडक्ट हमेशा के लिए मेजर होगा, पैरा प्रोडक्ट होगा मेजर, हाँ कि नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है अभी तक? अभी तक आप लोगों को समझ आ रहा है ये सब रिएक्शन? अगर कुछ समझ नहीं आया तो मुझे वापस बोलो, फिर से डिस्कस कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर कुछ रिएक्शंस विथ मेटल भी हैं, जैसे कि ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। ऊर्ज फिटिक रिएक्शन हमने ऊर्ज रिएक्शन दिखा था। अब ऊर्ज फिटिक रिएक्शन में क्या होता है ना, इसका सिर्फ उल्टा होता है, यहाँ से NX निकल जाता है और ये जो होता है क्या होता है ना, यहाँ पर 2 Na ले लीजिए और 2 NX मॉलिक्यूल निकल गया ऐसे करके, और ये जो होता है फिनाइल रिंग और R ऐसे डायरेक्ट जुड़ गए, तो ये बन गया अल्काइल अरीन, ये बन गया अल्काइल अरीन। तो हमारा अल्काइल हालाइड से, अराइल हालाइड से हम अल्काइल अरीन बना सकते हैं। और फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, अगर हम 2 अल्काइल ग्रुप लें, 2 अराइल हालाइड्स लें और ऐसे हम 2 Na ग्रुप लें, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये दोनों रिमूव हो जाएंगे ऐसे, और हमारा बीच में बच जाएगा क्या, बीच में बच जाएगा डाइफिनाइल कंपाउंड। डाइफिनाइल कंपाउंड बच जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, फिटिक रिएक्शन और ऊर्ज रिएक्शन नेम रिएक्शन के कैटेगरी में आता है ये। इन दोनों को लिख लो अच्छे से, नेम रिएक्शन के कैटेगरी में आता है। और इस चैप्टर में से हमने जितने भी नेम रिएक्शन पढ़े हैं उन सबको आप अलग से लिखिए अपने कॉपी में, उन सबको अलग से लिखिए अपने कॉपी में। आगे उसको हम और भी रिवाइज करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को और स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं वर्कआउट करने के लिए, ट्राई कीजिए। अभी पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड्स ये बिल्कुल आपके थ्योरी बेस्ड हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन। ओके, CH2Cl2, इसको हम बोलते हैं डाइक्लोरोमीथेन, और उसके डिफरेंट यूज के बारे में बताया गया है। सिमिलरली ट्राइक्लोरोमीथेन या फिर क्लोरोफॉर्म के यूज के बारे में आप लोग फैमिलर होंगे, किसी को कभी नशे में मतलब क्या, किसी को कभी सोना सुलाना हो तो वो क्लोरोफॉर्म आप लोगों ने यूज किया होगा, मतलब आप लोग तो बच्चे हो, आप लोगों ने यूज नहीं किया होगा, क्रिमिनल लोग यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो ये अगर लाइट के साथ रिएक्ट करता है तो फॉस्जिन गैस देता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको नोट डाउन करो। अगर लाइट के साथ रिएक्ट करता है क्लोरोफॉर्म तो ये फॉस्जिन रिएक्शन देता है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉस्जिन रिएक्शन कहाँ मिलता है, क्लोरोफॉर्म अगर हमारे ऑक्सीजन के साथ फोटो कैटालिसिस में रिएक्ट करता है या फिर लाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो ये हमें फॉस्जिन गैस देता है। ओके, और ये जो पार्ट है ये हमने नए बच्चों के लिए, जो लोग इस साल 12th देने वाले हैं, CBSE का एग्जाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए ये पार्ट रिड्यूस हो चुका है अपने रिड्यूस सिलेबस में। और जो पुराने बच्चे हैं जो नीट और जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से देखिए। और ट्राईआयोडोमिथेन आयोडोफॉर्म के बारे में बोला गया है, इट इज एंटीसेप्टिक। हाँ, एंटीसेप्टिक होता है ये, उसका खुद का एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होता है। इसका एक पैकेट में व्हाइट पाउडर भी आता है बच्चों के लिए नहीं, सबके लिए आता है। कहीं भी आपका अगर कुछ हो गया तो उसको आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर देखो टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन इसको बोलते हैं हम कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर CCl4। CCl4 एक बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, बहुत ही अच्छा। और ये बहुत ही वेरियस रिएक्शंस में हमें यूज किया जाता है, बहुत ही डिफरेंट रिएक्शंस में हम यूज करते हैं, और इसके सारे प्रॉपर्टीज यहाँ पर दिए गए हैं, क्या क्या होता है इससे दिए गए हैं। और ये जो फ्रियॉन्स और डीडीटी, फ्रियॉन्स और डीडीटी ये भी इंपॉर्टेंट है। आप सबके पास अगर एनसीईआरटी बुक है तो बहुत बढ़िया, ये जो पीडीएफ है हम एनसीईआरटी के पीडीएफ से ही डिस्कशन कर रहे हैं, और आप सबके पास एनसीईआरटी बुक होना चाहिए। और है तो ये जो थ्योरी वाला पार्ट है इसमें से कुछ फैक्ट्स अगर आपको याद रहते हैं तो अच्छा है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ टाइप वगैरह याद कर लो, जैसे आप करते हैं नीट और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये डीडीटी का स्ट्रक्चर जो है ये इंपॉर्टेंट है भाई, डीडीटी का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रीवियस ईयर में आ चुका है, डीडीटी का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। तो डीडीटी का फुल फॉर्म क्या है, डाई क्लोरो डाई मिथाइल ट्राई क्लोरो डाई क्लोरो डाईफिनाइल, क्या होता है, डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन, हाँ कि नहीं, डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन, यही होता है डीडीटी का फुल फॉर्म। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर भी आपको याद रखना है।
और आपको पता है एनसीईआरटी बुक के एंड में क्या होता है, अपना हर चैप्टर का समरी होता है, जो कि सबको पढ़ने में मजा आता है। आगे नहीं, आप अंदर का पढ़ो ना पढ़ो, हर कोई बच्चा समरी पढ़ता है, हर कोई बच्चा समरी पढ़ता है। ओके, तो यहाँ पर थोड़े क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज, आप अटेम्प्ट कीजिए। अगर कुछ क्वेश्चन नहीं होते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए, पूछिए क्या क्या क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं आप लोगों का। और अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह, और जो थ्योरी और डाउट्स आप लोगों का बच गया वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो एक नॉर्मल चैप्टर है, बट आपके बोर्ड और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इतने बड़े बड़े रिएक्शन यहाँ पर नहीं है, पर जो भी रिएक्शन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कृपया करके इस चैप्टर को लाइटली मत लीजिए और पढ़ते रहिए। ओके, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।